नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त आपको बड़ी खबर बताएं, जहां शूटर अनुज कनौजिया एनकाउंटर में ढेर हो गया है। जमशेदपुर के गोविंदपुर में एनकाउंटर हुआ। मुख्तार गैंग का शूटर था कनौजिया। 2.5 लाख का इनामी बदमाश था अनुज। आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ झारखंड पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई हुई है। जवाबी कार्रवाई में मारा गया है शूटर। मुठभेड़ में यूपी एसटीएफ के डीएसपी को भी गोली लगी। मऊ का रहने वाला था अनुज कनौजिया। कनौजिया के पास से पिस्टल भी बरामद हुआ है। बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं, जहां मुख्तार गैंग का शूटर ढेर हुआ है। जमशेदपुर में एनकाउंटर किया गया, जहां शूटर अनुज कनौजिया एनकाउंटर में मारा गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के गोविंदपुर थाना अंतर्गत अमलताज सिटी में एक यूपी के इनामी अपराधकर्मी के छुपे होने की सूचना थी, जिसे लेकर यूपी एसटीएफ की एक टीम और झारखंड पुलिस की एटीएस टीम के द्वारा गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही थी। छापामारी के दौरान अपराधकर्मी के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ एसटीएफ की टीम और एटीएस की टीम के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई। और उस जवाबी कार्रवाई में उसे भी गोली लगी और उसके बाद जब उसका चिकित्सक के द्वारा परीक्षण कराया गया तो उसकी उस दौरान मृत्यु हो गई है। तो जमशेदपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां जमशेदपुर के गोविंदपुर में एनकाउंटर किया गया है। मुख्तार गैंग का शूटर कनौजिया मारा गया है। आपको बता दें कि पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई हुई है और इसके पहले भी एक गैंग के आवाज को आप सुन पा रहे होंगे, जहां जमशेदपुर में ये कार्रवाई हुई है और लॉ एंड ऑर्डर को और किस तरीके से सख्त किया जाए, इसे लेकर के पुलिस की तरफ से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। और देखिए, जमशेदपुर में ठाई ठाई की आवाज आप सुन रहे होंगे। ये उसी वक्त की आवाज है जब अनुज कनौजिया को पुलिस ने ढेर किया। का शार्प शूटर अनुज कनौजिया कल जमशेदपुर में पुलिसिया कार्रवाई के दौरान मारा गया है। बता दें कि शार्प शूटर अनुज कनौजिया 2.5 लाख का इनामी शार्प शूटर था, जिसे पिछले 1 साल से उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही थी। और कल जमशेदपुर में कार्रवाई के दौरान उसे गोली लगी है और उसकी मौत हुई है। पूरे कार्रवाई के बारे में बताते हुए बताया जाता है कि जमशेदपुर की पुलिस और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की टीम ये कार्रवाई कर रही थी। जब जमशेदपुर में ये पता चला था कि जो शार्प शूटर अनुज कनौजिया है वो छिपा हुआ है, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने झारखंड पुलिस से संपर्क साधा था और संपर्क करने के बाद कल जमशेदपुर में छापेमारी हो रही थी, जिस दौरान की अनुज कनौजिया को जमशेदपुर की पुलिस और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने घेरा था। और जवाबी कार्रवाई जो है वो करते हुए बताया जा रहा है कि अनुज कनौजिया ने बचने के लिए हवाई फायरिंग भी की थी, जिस दौरान पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई। करीबन 25 राउंड गोलीबारी हुई है, जिसके बाद उसे मार गिराया गया है। इस दौरान जो एसटीएफ के डीएसपी हैं उन्हें भी कंधे में चोट आई है। अनुज कनौजिया के बारे में बताया जाता है कि आपराधिक घटनाओं में वो संलिप्त रहता था। मुख्तार अंसारी के लिए वो शार्प शूटर का काम करता था। अपराध के लिए योजना जो है वो बनाया करता था। हालांकि पिछले 1 साल से जब एसटीएफ की टीम उसे ढूंढ रही थी तो एसटीएफ की टीम को ये पता चला कि वो जमशेदपुर में छिपा हुआ है और जमशेदपुर पुलिस के साथ साथ झारखंड पुलिस के साथ संपर्क साधा गया और कल ये कार्रवाई जो है वो की गई है और उसे मौत के घाट उतारा गया है। इस पूरे घटना के बारे में बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी के साथ काम करते हुए उसकी पत्नी जो है वो भी आपराधिक घटनाओं में संलिप्त थी और वो अब भी जेल में बंद है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची।
और हमारे साथ इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष जुड़ेंगे, उनसे तमाम अपडेट लेंगे। आशीष, एक बहुत बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। यूपी पुलिस और जमशेदपुर की पुलिस ने मुख्तार के गैंग से एक शूटर को मार गिराया है, अनुज कनौजिया को। फिलहाल इसे लेकर के अपडेट भी बता दीजिए और साथ ही कहीं ना कहीं समझा जाए कि अब लॉ एंड ऑर्डर को फिर से एक बार दुरुस्त करने की कोशिश केंद्र और राज्य दोनों सरकार की तरफ से की जा रही है। कहीं कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अब जो अपराधियों पर लगाने के लिए अब ताबड़तोड़ एनकाउंटर की शुरुआत कर दी गई है। जहां जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में कल देर रात उत्तर प्रदेश के मुख्यात अंसारी के मुख्य शूटर जो है उनको एनकाउंटर कर दिया गया। और जिस तरह बातें सामने आ रही थी कि कल देर रात लगभग 30 से 40 राउंड गोली चली और उसके बाद जो है वो जो अपराधी था वो पुलिस से बचने के लिए पुलिस पर ताबड़तोड़ जो है वो गोलीबारी कर रहा था और बमबारी भी हुई है। लगभग 3 से 4 बमबारी की गई है और उसके बाद जो है पुलिस जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें उसे गोली मारकर उसे ढेर कर दिया गया। हालांकि यूपी और झारखंड के एटीएस जो टीम है वो वहां सुबह भी पहुंची और देर रात तक वहां जांच कर दी गई है। हालांकि इस घटना में जो है एटीएस के डीएसपी भी घायल हुए हैं जिनको टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और एटीएस के साथ साथ जमशेदपुर के एसएसपी सिटी एसपी तमाम अधिकारी जो है वो सुबह से वहां पर जुटे हुए हैं और लगभग अब तक 30 खोखे बरामद कर लिए गए हैं और 3 बम जो फेंका गया था। हालांकि उस एरिया में एक खाली जंगल तरह की था जिसके कारण से जो वो बम से बड़ा नुकसान नहीं हुआ, मगर कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जिस तरह बता दूं कि इसकी जो पत्नी थी वो भी रंगदारी के मामले में रांची से गिरफ्तार हुई थी और इसकी गिरफ्तारी के बाद ये कई दिनों से फरार चल रहा था। और जैसा सूत्रों के मुताबिक बात सामने आ रही है कि ये जमशेदपुर आया था और जमशेदपुर के एक अपराधी गणेश सिंह, उसकी हत्या की साजिश ये रच रहा था। इसके साथ साथ वहां पर 3 और व्यक्ति थे और एक महिला भी, जिस तरह बातें सामने एक महिला भी थी, मगर जब ये एनकाउंटर शुरू हुआ तो वो तीनों वहां से फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी की अब लगातार जो है वो जांच छापेमारी की जा रही है और कहीं ना कहीं ये जमशेदपुर पुलिस के लिए भी एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं, क्योंकि इस घटना के बाद कहीं ना कहीं जो अपराधी जो बेलगाम हुए थे उन पर कहीं ना कहीं अब डर का माहौल होगा और पुलिस जो है लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल ये और इस जवाबी कार्रवाई में अब आम लोग भी कहीं ना कहीं खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वहीं इस मामले पर सियासत भी देखिए अब तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा कि झारखंड में अपराध का ग्राफ इतना बढ़ चुका है कि अपराधी यहां शरण ले रहे हैं, जिस पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने पलटवार किया है। अपराध के आंकड़े देखेंगे तो 61 महीने में 3,31,000 जो हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हुए हैं अबुआ सरकार में, हेमंत सरकार जी के कार्यकाल में। तो जाहिर तौर पर अपराध का ग्राफ बहुत बढ़ गया है। और आप देखें जिस तरीके से ऑर्गेनाइज माफिया ग्रुप भी झारखंड में अब सर उठाने लगे हैं, कोयले ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, लोडिंग अनलोडिंग की बात करें, जिस तरीके से शूट आउट्स होते हैं, व्यवसायियों को टारगेट किया जाता है, तो झारखंड सच में एक शरण स्थली बनता जा रहा है अपराधियों का। और अभी जमशेदपुर में जो मुठभेड़ हुई ये इस बात पर मोहर लगाती है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस पता भी नहीं लगा पाई कि वो कहाँ छुपा हुआ है। वाह रे पुलिस, हमारी पुलिस तो खोज कर लाती है दूसरे राज्यों से। अभी तो एक मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करके लाया गया अभी 2-3 महीने पहले। अगर पुलिसिंग सही ढंग से हो रही है तो देश के किसी भी कोने में छुपे हुए अपराधी को ढूंढ कर लाने का काम, उसे गिरफ्तार करने का काम उस राज्य की पुलिस करती है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है? कितने बाहुबली अभी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बेखौफ घूम रहे हैं, किसी से छुपा है क्या? इस बीच आपको राजधानी रांची से बड़ी खबर बताएं, जहां अलकतरा घोटाले मामले में सिविल कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 लोगों को सजा सुनाया है कोर्ट ने। आपको बताएं कि 28 साल पुराने मामले में सभी को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। 3 साल की सजा के साथ 15-15 लाख का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया। कागजों में हजारीबाग किया गया था अलकतरा, और आपको बताएं कि असल में कोई भी अलकतरा नहीं पहुंचा था हजारीबाग, तो आरोपियों ने कोलकाता में बेच दिया था अलकतरा। और इसी को लेकर के कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सरकार से परिवहन शुल्क का फर्जी दावा, और 6 अगस्त 1996 को मामला दर्ज हुआ था।
इसे लेकर के कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अलकतरा घोटाले मामले में सिविल कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। बिहार के पूर्व मंत्री समेत 5 लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाया। 28 साल पुराने मामले में सभी को 3 साल की सजा हुई। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 लोगों को सजा सुनाई गई है। क्या है पूरा मामला, अपडेट दीजिए। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि अलकतरा घोटाले मामले में 28 साल के बाद सीबीआई कोर्ट से ये फैसला आया है और 3 साल की जो सजा है वो पूर्व मंत्री यानी लालू प्रसाद के कार्यकाल के दौरान मंत्री रहे इलियास हुसैन के साथ साथ उनके सहयोगी साहबुद्दीन, पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा को 3 साल की सजा के साथ साथ 15 लाख रुपए के जुर्माने लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि अगर जुर्माना नहीं चुकाया जाता है तो उन्हें इसके एवज में भी सजा भुगतना पड़ेगा। पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है कि हजारीबाग में सड़क निर्माण के दौरान अलकतरा घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो आरोप है वो आरोप ये बताते हैं कि इन लोगों ने करीबन 27.70 लाख का जो अलकतरा है उसका घोटाला किया था और इसी मामले की जो सुनवाई है वो सीबीआई कोर्ट में हो रही थी। 28 वर्षों से ये सुनवाई चल रही थी, जिसका कि फैसला कल आया है और कल सिविल कोर्ट ने इन्हें सजा सुनाया है। गौरव, 5 लोगों को और सजा सुनाया गया है। ये 5 लोग में कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या जानकारी है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि उस वक्त विभाग में काम करने वालों के साथ साथ जो ठेकेदार हैं वो भी इसमें संलिप्त थे। इस वजह से ठेकेदार के साथ साथ उनके जो सहयोगी हैं उस पर भी ये कार्रवाई की गई है। यानी उस वक्त जो काम करा रही थी कंपनी, उस कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो और उनके साथ साथ जो उनके सहयोगी थे उन तमाम लोगों पर ये कार्रवाई की गई है और उन लोगों को ही ये सजा सुनाई गई है। आरोपियों को कोलकाता में ये अलकतरा बेचा गया, ये जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में क्या किसी कंपनी को ये अलकतरा बेचा गया था? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो पता चलता है कि हल्दिया से आरसीटी हजारीबाग के लिए जो अलकतरा का परिवहन है वो कागजों पर दर्शाया गया था, लेकिन असल में ये जो अलकतरा का ट्रांसपोर्ट था वो हुआ नहीं था और यही वजह थी कि यही आरोप था इनके ऊपर लगा था जो 1996 में लगा था। उसके बाद पूरी सुनवाई हो रही थी और सुनवाई के बाद ही कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। गौरव, सरकार से परिवहन शुल्क का फर्जी दावा भी ये लोग करते नजर आ रहे थे। यानी कितने शुल्क का इन्होंने दावा किया था कागज पे? बिल्कुल, कोर्ट की ओर से ये तमाम चीजें स्पष्ट नहीं की गई हैं, लेकिन जो चीजें स्पष्ट की गई हैं उसके मुताबिक 510 मैट्रिक टन अलकतरा जो है उसके ट्रांसपोर्टिंग में जो खर्च हुए थे उसके पैसे और इसके साथ साथ कोर्ट ने यह अनुमान लगाया है कि जो अलकतरा की कीमत थी उसकी करीबन 27.70 लाख रुपए का जो फर्जीवाड़ा है वो हुआ था और इसी मामले को लेकर कोर्ट ने सुनवाई की थी। पूरा मामला जो था वो बताया जा रहा था कि 510 सेप्टिक अलकतरा जो है वो खरीद की गई थी और उसी का परिवहन किया गया था और उसी के दौरान ये जालसाजी जो है वो की गई थी, जो दिखाया गया था कि हजारीबाग में उसका इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ऐसी कोई भी चीजें कोर्ट के सामने समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके बाद की ये कार्रवाई की गई है। गौरव, जैसे कि आप बता रहे थे कि लालू यादव के ये करीबी रहे हैं इलियास हुसैन और अब इन्हें जेल हो गया है, इनके साथ साथ 5 लोगों को और जेल हुई है। क्या लगता है इस गिरफ्तारी के बाद अब बिहार की राजनीति भी गरमाएगी और आने वाले बिहार के चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि इलियास हुसैन जो है वो लालू यादव के करीबी बताए जाते हैं। लालू यादव के कैबिनेट में ये मंत्री थे और बिहार सरकार में उस वक्त इनकी होल्ड भी अच्छी हुआ करती थी और इस साल ही अगर जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है तो निश्चित रूप से बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाजे से बात करें, आरजेडी के लिहाजे से बात करें, ये एक बड़ा फैसला कोर्ट ने सुनाया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर राजद के लिए ये सेटबैक भी होगा कि संयुक्त बिहार के वक्त जिस तरीके से अलग अलग तरीके से फर्जीवाड़े हुए थे, जिसमें चारा घोटाला का मामला पूर्व में रहा हो या उसके साथ साथ अब अलकतरा घोटाला का मामला रहा हो, तो तमाम चीजें कहीं ना कहीं राजनीतिक इफेक्ट भी डालने वाली। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बताएं, जहां धनबाद रेल मंडल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमोह सिकल लाइन यार्ड में भीषण आग लगी। आपको बता दें कि यार्ड में खड़ी ट्रेन की बोगी जलकर खाक हो गई। सुबह 4 से 5 बजे की यह घटना बताई जा रही है। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। 2 अलग अलग तस्वीर है, जहां एक वक्त जब
आग लगने की एक तस्वीर है और दूसरी तस्वीर जब देखिए सारा सामान जलकर खाक हो गया है। सूचना पाकर रेल अधिकारी की टीम मौके पर पहुंची और आगे की जांच में जुटी हुई है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल पा रही है, किस वजह से आग लगी? लगने के कारण है वो तो पता नहीं चल पा रहा। यही कारण है कि धनबाद से रेल अधिकारी की टीम जो है तो मौके पर पहुंची और आग लगने के कारणों का पता चल रही है। लेकिन जिस समय ये आग की घटना हुई, यार्ड में आग लगी, उस समय अफरा तफरी का माहौल हुआ। जो रेल यात्री वहां पर काम कर रहे थे वो भागकर अपनी जान बचाए। इस आगलगी में एक जो रेल की बोगी थी वह पूरी तरह से राख हो गया। घटना होने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम को जरूर सूचना दी गई, लेकिन जब तक वह आग पर काबू पाते बोगी पूरी तरीके से जो है जलकर राख हुए। अब जो रेल अधिकारी इन कारणों का पता कर रहे हैं कि आग लगी कैसे है, क्या शॉर्ट सर्किट हुई थी या कुछ और कारण थे। लेकिन इस आगलगी में रेलवे को काफी बड़ा नुकसान हुआ है और किसी न किसी की लापरवाही से हो सकता है कि यह घटना घटी। और उन घटनाओं को पता करने के बाद रेल अधिकारी जांच में उचित कार्रवाई भी करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल कैमरे में रेल अधिकारी कुछ भी कहने से इनकार करके नजर आ रहे हैं। संजय, इस अगलगी की जब ये आग लगी, क्या उस वक्त कोई वहां पर मौजूद था, रेल कर्मी या यात्री? किसी को कोई हताहत तो नहीं हुई है? रेल यात्री वहां पर कोई नहीं थे, क्योंकि वो यार्ड था, वहां पर रेल कर्मी थे। लेकिन आग जो ही लगी तो वो सभी लोग अपनी भाग पर जान बचाए और आग लगने की सूचना जंक्शन में आकर जो रेल के अधिकारी थे, वहां पर जो मौजूद अन्य अधिकारी थे, उनको सूचना दी। जिसके बाद आनंद फानंद में जो फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। लेकिन आग से काफी बड़ा नुकसान हुआ है। रेल का जो एक बोगी था वह पूरी तरीके से राख हो चुका है और वह किसी भी तरीके से अब बोगी का कोई रूप नहीं रह गया, क्योंकि वो इसमें जो सीट थी, पंखे थी या इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइस थी वह पूरी तरीके से जल गई। अब रेल अधिकारी मौके पर पहुंची है और पता करने का प्रयास करे आग कैसे लगी। ठीक है संजय, देखना होगा किस वजह से आग लगी है, ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और बोकारो से आपको इसी बीच बड़ी खबर बताएं, जहां अवैध कोयला खनन के खिलाफ ये कार्रवाई जारी है। गोमिया में अवैध कोयला मुहानों को ब्लास्टिंग कर ध्वस्त किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से कंट्रोल ब्लास्टिंग कर मुहानों को पूरी तरीके से बंद करा दिया गया है। बोकारो के डीएफओ रजनीश कुमार की माने तो यह काफी पुराना अवैध माइंस थे, जिसमें ट्रैक्टर तक अंदर जा सकते थे। पिछले 2 महीने में 50 से अधिक लीगल मुहानों को डोजलिंग कर बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बोकारो से और एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ब्लास्टिंग कर इसे ध्वस्त किया जा रहा है मुहानों को। कुल मिला कह सकते हैं कि गांव वाले के सहयोग, प्रशासन के सहयोग, सभी के सहयोग से एक टीम बनाकर एक कार्रवाई की गई है। यह एक आने वाले टाइम में वन पर्यावरण संरक्षण के लिए, गांव वाले की सुरक्षा के लिए, अवैध तत्वों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारा सभी से अनुरोध है कि अगर जंगल में कहीं पर भी अवैध माइनिंग या कोई गलत काम होता है तो हमें सूचना दें। चाईबासा में नोवा मुंडी प्रखंड के नया गांव स्कूल में मिड डे मील खाने से 21 बच्चे बीमार पड़ गए। इसमें से एक बच्चे की मौत भी हो गई। आपको बता दें कि गुरुवार रात ये मौत हुई है, जबकि 20 बच्चे अस्पताल में अभी भी भर्ती है। जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन ने इस मामले को गंभीर बताते हुए जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ने जांच पड़ताल कर अब आगे की जो जांच है वो शुरू कर दी है। देखिए, चाईबासा से खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी स्कूल पहुंचे और मिड डे मील बनाने वाले जो चावल हैं, तेल, दाल, मसाला और अन्य सामानों की जांच कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि सामान का सैंपल जांच के लिए रांची भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी आज गांव में कैंप कर ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की। के विषय है और क्यों और कैसे, या तो फिर राशन का राख रखाव सही से नहीं हुआ, या मिड डे मील तैयार करने का बाद उसमें सही तरीक़ा से सुरक्षित ढंग से नहीं रखा गया, जिसके कारण बच्चों को ये फूड पॉइजनिंग का शिकार होना पड़ा। उसमें एक बच्चे को मृत्यु होने का भी खबर आई है। जो भी दोषी हैं उस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि ये एक घटना से पूरा हमारे जिला भर में जो भी मिड डे मील का भोजन तैयार करने में जो संजू जी का है या पूरा टीम है वो अलर्ट रहे, सचेत रहे और हमारे बच्चों को अब मिड डे मील खा के इस तरह का बीमार। खबर लातेहार से है, जहां पुलिस ने बालूमाथ थाना क्षेत्र में 5 दिन पहले हुई युवक की हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रेम प्रसंग में ये हत्या की गई। आपको बता दें कि 25 मार्च को पुलिस ने पेंडारकोम गांव में जंगल के कुएं से एक युवक का शव बरामद किया था।
मृतक की पहचान चंद्रदेव यादव के रूप में हुई थी। परिजनों की हत्या के आरोप लगाने पर पुलिस ने मामले की जांच की। छानबीन में हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला उजागर हुआ। मृतक का प्रेम प्रसंग संतोष यादव की भतीजी के साथ पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, जिससे नाराज होकर संतोष यादव और उसके परिजनों ने मिलकर युवक की हत्या कर दी थी और शव को कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने मामले का उद्भेदन करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। संतोष यादव की लड़की जो उसके चाचा लगते थे लड़की का, उसके साथ प्रेम संबंध था जो प्रथम दृष्टि आया। इसी बात को लेकर संतोष यादव ने अपने साला, जीजा और मित्रों के सहयोग से, कुल 5 लोग थे, इसको दुर्दांत तरीके से जीवित अवस्था में उठा के, जिन्होंने स्वीकृति बयान में बताए हैं कि कुआं में फेंक दिए, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। और अगली खबर गिरिडीह से है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदडीहा में जमीन विवाद के दौरान पिता पप्पी राम और बेटा अमोद भदानी मारपीट में घायल हो गए, जिसमें पप्पी की मौत हो गई, वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल है। घटना से नाराज लोगों ने बदडीहा के पास जमकर हंगामा किया और सड़क जाम करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि सूचना पर पहुंचे पुलिस ने परिजनों को समझाते हुए आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। भाई है मेरा, वो अभी फिलहाल आईसीयू में है, धनबाद में भर्ती है। कैसे कैसे घटना हुई थी? हादसा हुआ है कि सुबह सुबह मेरे पापा अपने हम लोग नया मकान बनवा रहे हैं, नवनिर्मित मकान बनवा रहे हैं, उसमें वो पानी देने गए हैं। बगल में घर वाले जो कैलाश राम और उनके दोनों पुत्र हैं, हाँ, पूरा परिवार सहित टूट पड़े हैं। इन पे लाठी डंडा सब कुछ प्लान करके रखे थे। जैसे पापा नीचे उतरे हैं, पूरा लाठी वाठी बरसा के ये किया। परिजन के द्वारा जो ग्रीवांसेस थी कि जिन अपराधियों के द्वारा अपराध की गई है, घटना की गई है, उन पर कार्रवाई की जाए। मेरे द्वारा 3 घटना में संलिप्त 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। तीनों को आज ही जेल भेज दिया गया, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, वहाँ से जेल भेजा गया उन्हें। बाकी शेष अभियुक्त जो भी हैं उन पर मेरे द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रांची में 1 अप्रैल को सरहुल के मौके पर ट्रैफिक रूट में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। 1 अप्रैल को शहर के विभिन्न इलाकों से सरहुल की शोभा यात्रा निकलेगी और इसे देखते हुए 1 अप्रैल को सुबह 6 बजे से रात के 12:30 बजे तक मेन रोड में सभी प्रकार के भारी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। वहीं निजी वाहनों की एंट्री भी मेन रोड में दोपहर 1 बजे से लेकर के शोभा यात्रा की समाप्ति तक नहीं होगी। बड़े वाहन रिंग रोड का इस्तेमाल करेंगे। शोभा यात्रा को लेकर रांची के कई इलाके के रूट को डाइवर्ट किया गया है, यानी 1 अप्रैल के दिन रांची के कई इलाके में आपको रूट डाइवर्टेड मिलेगा। यानी रांची शहर के अंदर यातायात व्यवस्था जो है वो कुछ बदली सी आपको नजर आएगी। इसके पीछे की वजह यह है कि 1 तारीख को सरहुल शोभा यात्रा निकाली जाएगी और उस यात्रा में जो है वो सड़कों पर जो गाड़ियों का परिचालन है वो कुछ जो है रूट डाइवर्ट उसमें मिल सकता है। अगर हम इस रूट को लेकर बात करें तो कई ऐसे रईसाई इलाके भी हैं जहाँ के रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है और उसकी तैयारी जो ट्रैफिक एसपी है उन्होंने कर ली है। आपको बता दें कि एसएसपी आवास से कचहरी और सही चौक के जाने वाले मार्ग पर सामान्य वाहनों का प्रवेश उस दिन बंद रहेगा। ये तमाम चीजें जो है वो सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 12:30 बजे तक के लिए लागू होने वाला है। सर्कुलर रोड से आने वाली गाड़ियां जेल चौक तक ही पहुंच पाएगी। वहीं चड्डी तालाब से फिरायलाल जाने वाले सड़क पर सामान्य वाहनों का परिचालन जो है वो बाधित रहेगा। पुरलिया रोड से सरजना चौक तक जाने वाले सड़कों पर सामान्य वाहन का परिचालन बाधित रहेगा। इसके साथ साथ पीपी कंपाउंड से सुजाता चौक जाने वाले सड़कों पर सामान्य वाहन नहीं चलेंगे। जमशेदपुर से नामकुम चूटिया केतारी बागान होकर मुंडा चौक या बहु बाजार चौक जाने वाले रास्ते पर भी जो सामान्य वाहन है उसका जो परिचालन है वो ठप रहेगा। पिस्का मोड़ से दादू रोड न्यू मार्केट चौक तक जो गाड़ियां आती हैं वो सामान्य वाहन जो है वो वर्जित रहेंगे। इसी तरीके से अलग अलग जो इलाके हैं जहां से शोभा यात्रा गुजरनी है उस इलाके में प्रशासनिक तैयारी जो है वो दुरुस्त की जा रही है और उस इलाके के जो ट्रैफिक रूट्स हैं उसे भी बदला जा रहा है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।